कि जैसे कि आपने 31 सालों में अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपने काम करा हुआ है, जिसमें कि आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है, एजुकेशन सेक्टर भी है। पहले के लीडरशिप रोल में जो व्यक्ति हुआ करते थे या इमोशनल वेलबींग होता था उनका, वो आज के व्यक्तियों में क्या डिफरेंस आपको लगता है कि कहाँ पे इम्बैलेंस दिखता है आपको? देखिए, आज इंसान के पास में सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं शांति गुम हो गई है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं था कि पहले प्रॉब्लम्स नहीं थी, प्रॉब्लम्स बहुत थी, लेकिन सभी लोग इमोशनल स्टेबिलिटी को एंजॉय करते थे कहीं ना कहीं। आज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्लैरिटी कम हो गई है और साथ में इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं ख़राब हो गई है। पीछे बैक ऑफ द माइंड शोर बहुत है। तो आज की डेट में लोगों के पास अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा आ रहा है, घर भी सब कुछ ठीक चल रहा है घर में भी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें अपना इम्बैलेंस लग रहा है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। जिन चीज़ों के लिए हम लोग बचपन से कर रहे हैं कि भाई अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, परिवार सब कुछ ठीक चल रहा हो, सब कुछ ठीक चलते हुए वो उन्हें अंदर से एजिटेशन है किसी चीज़ की, वो क्या रीज़न हो सकता है सर? बाहर रिस्पेक्ट है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, वैलिडेशन है, रिकॉग्निशन है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वॉइड है, एम्प्टीनेस। क्योंकि उन्होंने ये तो सीख लिया कि मुझे लाइफ कैसे बनानी है, मुझे अपना जो करियर है वो कैसे बिल्ड करना है, लेकिन अंदर से जो खुद को बिल्ड करना है वो तो मिसिंग है। लोगों को कैसे पता चले कि उनके थॉट्स उनको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में या फिर रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ सही लगता है। अनएक्सप्रेस इमोशंस क्या क्या हैं और आपकी मिसअलाइंड आइडेंटिटी क्या है। तो आपने क्या एक देखा कि कॉमन मिस्टेक है जो जनरली लोग करते हैं जब भी वो इस तरह के सिचुएशन में पड़ते हैं, जैसे कि हार्ट ब्रेक हो गया, चाहे नौकरी से निकाला गया हो गया, तो इमोशनली ट्रिगर होके वो ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि वो उनको भारी पड़ जाते हैं। तो क्या एक कॉमन मिस्टेक है वो जनरली लोग करते हैं? हैपन्स। पहली बार तो नहीं हुआ किसी के साथ में कि किसी ने किसी का दिल तोड़ा हो, बिल्कुल। और पहली बार नहीं हुआ किसी को जॉब से निकाला गया हो। सही बात। तो उनके एग्जांपल्स देख लीजिए कि वापस कैसे अपनी जिंदगी में आए और उनको फॉलो कर लीजिए। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक हार्ट ब्रेक डिटॉक्स सिस्टम आपने डेवलप करा हुआ है, जिसमें कि जो भी व्यक्ति है हार्ट ब्रेक से जूझा हुआ है और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, तो उन चीजों से आप बाहर निकालते हैं उनको, वो क्या है वो थोड़ा सा मुझे बताइए। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है, मैंने देखा है कि हार्ट ब्रेक होता है सबसे पहले जिम में जाते हैं लड़के, गर्ल्स शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो क्या ये चीजें मदद नहीं करती? जिम में जाते हैं, आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन है जिसे DOSE डोज बोलते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, वो रिलीज होते हैं, इसलिए रिलीफ मिलता है। यस। जैसे ही वो रिलीज होना बंद हुए वापस उसी मोड में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर गर्ल्स शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो डोपामाइन रिलीज होगा, दे विल फील हैप्पी फॉर सम टाइम, लेकिन फिर वापस उसी लूप में आएंगे, थॉट्स वही ट्रिगर करेंगे, चीजें वापस उसी में आ जाएंगे। सर, जैसा कि आजकल हम इमोशनल रेडीनेस की बात करते हैं शादी के लिए, मतलब इमोशनली हम कितने अलाइंड हैं या नहीं है, वो चीजें कैसे पता चलेंगे हमको? मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा हूँ। प्लानिंग की बजाय प्रिपरेशन की जरूरत है, और वो प्रिपरेशन कौन सी है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। नमस्कार, मेरा नाम विनीत मिश्रा है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं द ग्रोथ हब पॉडकास्ट पर। आज हमारे बीच बहुत ही मुख्य अतिथि हैं जो कि एक कॉलेज के डीन रह चुके हैं, जिनका एक 31 साल का एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और साथ में एजुकेशन इंडस्ट्री में, जिसमें कि 16 साल वो लीडरशिप रोल उन्होंने निभाया है एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा वो एक इमोशनल वेलबींग कोच भी हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर संजय कुमार सर का हमारे द ग्रोथ हब पॉडकास्ट पर। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और द ग्रोथ हब एक वेल नोन नेम है, और विनीत जी आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों को PD क्लासेस देकर, और उनको अपने जीवन में अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया योगदान है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो हम उन चीज़ों पे बातें करने वाले हैं जिसमें कि आज कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी यंग प्रोफेशनल है या फिर कोई लीडरशिप रोल में है व्यक्ति, वो अगर उनको लगता है कि वो ज़िंदगी में अपने स्टक हो रखे हैं किसी भी वजह से, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, अगर उनको उस स्टक जिस पोजीशन पे वो स्टक हो रखे हैं अगर उससे बाहर निकलना है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। तो मैं आपसे सर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होंगे, बेसिकली ह्यूमन वेलबींग पे, कि कैसे एक व्यक्ति जो फंसा हुआ है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे उनका वर्किंग प्रोफेशनल में, करियर में कहीं पे ऐसा इशू आ रहा हो, तो उससे कैसे वो बाहर आ सकते हैं। आपकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक हम आंसर्स चाहेंगे आपसे, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड इस तरह से हमारा पॉडकास्ट चलेगा। बिल्कुल, शुरू करिए।
ठीक है सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने 31 सालों में अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आपने काम करा हुआ है, जिसमें कि आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है, एजुकेशन सेक्टर भी है। पहले के लीडरशिप रोल में जो व्यक्ति हुआ करते थे या इमोशनल वेलबींग होता था उनका, वो आज के व्यक्तियों में क्या डिफरेंस आपको लगता है कि कहाँ पे इम्बैलेंस दिखता है आपको? देखिए, आज इंसान के पास में सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं शांति गुम हो गई है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं था कि पहले प्रॉब्लम्स नहीं थी, प्रॉब्लम्स बहुत थी, लेकिन सभी लोग इमोशनल स्टेबिलिटी को एंजॉय करते थे कहीं ना कहीं। आज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्लैरिटी कम हो गई है, और साथ में इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं ख़राब हो गई है। पीछे बैक ऑफ द माइंड शोर बहुत है। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों की मदद करते हैं, वो चाहे स्टूडेंट हो, इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, तो क्या एक कुछ आप ऐसा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों की मदद कर पाते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। डेफिनेटली यस, कोई ना कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस या फ्रेमवर्क किसी भी चीज़ को या डायमेंशन को या आउटकम को क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली होना चाहिए। मैं भी फॉलो करता हूँ और बहुत सुंदर फ्रेमवर्क है। और इस फ्रेमवर्क को मैं बोलता हूँ कि रीअरेंज योर थॉट्स, ट्रेन योर इमोशन, इवॉल्व योर लाइफ एंड क्रिएट वट एवर आउटकम यू वांट टू क्रिएट। या और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, किसी को, कोई भी व्यक्ति है, उसको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में कुछ आउटकम क्रिएट करने हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम क्रिएट करने हैं, तो उसके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो है इंटरनेट भरा हुआ है सब चीज़ों से, बिल्कुल ज्ञान से भरा हुआ है, और उतने ही ज़्यादा क्लटर है, उतना ही ज़्यादा शोर है दिमाग में। ठीक है, इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को रीअरेंज करने के लिए सीधे क्वेश्चन पूछिए। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे आज इस समय क्या सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन लेना है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, सारा क्लटर ख़त्म हो जाएगा और आपके पास में एक आंसर दे देगा आपका माइंड, जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो क्या ये सर प्रेजेंट में होना कहलाता है? वंडरफुल, डेफिनेटली। देखिए, पास्ट जो है वो कहीं है नहीं, केवल मेमोरी में है, हाँ, जा चुका है। पास्ट के बारे में बात करना, उसका कोई यूज़ नहीं है। फ्यूचर से चीज़ों को अलाइन करें, सारे एक्शन प्रेजेंट में लें, चीज़ें स्वतः ही अपने आप बहुत बढ़िया हो जाएंगी। एक चीज़ मैं और आपकी जो है ऑब्जर्वेशन या तवज्जो चाहूँगा इसके अंदर, कि इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। हम लोग कंट्रोल करने में लगे रहते हैं कि इमोशंस मुझे कंट्रोल करने हैं, कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशन। यही सुना। और एक और जो है बहुत ही बेकार एक बिलीफ हमारे को दे दिया गया है कि इमोशनल जो व्यक्ति है वो वीक होता है। हाँ, जबकि मेरे मेंटोर बोलते हैं कि इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। या आप जो भी काम करते आए हैं आज तक, जो भी डिसीजन लिया और जो भी एक्शन लिया है, एनर्जी से लिया है। हाँ जी। और वो हमेशा इमोशनल एनर्जी रही है। ओके। आप पुराना कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई भी अपना एक्सपीरियंस, कोई भी एक्शन लिया हो, जब भी आपको कुछ उत्साह मिला है, कोई इमोशन डेवलप हुआ था, और उसकी वजह से आपने वो एक्शन ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक और चीज बोलेंगे कि मान लीजिए कोई आपका मित्र है, हो नहीं ऐसा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मित्र है और आपके पास कुछ खबर आती है कि वो नीड में है, तो चाहे आप कितने बीमार हो या कितने ही थके हुए हों, बाइक या गाड़ी उठाएंगे और सीधे उसकी हेल्प के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ किसने काम किया? इमोशन ने काम किया। तो इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशन को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए, क्योंकि एनर्जी तो मैनेज होगी, वो मैनेज करने के लिए आपको थॉट्स को रीअरेंज करना है। और जहां थॉट जाता है, बड़े लोग बोलते हैं फोकस, जहां थॉट जाता है, जहां आपका फोकस होता है वहीं थॉट जाता है। जहां पर थॉट जाएगा वहीं इमोशन फॉलो करेगा। ओके, सीधी सी बात है। तो इमोशंस जो हैं वो बहुत बढ़िया एनर्जी हैं। आप अपने इमोशंस को ट्रेन कर लीजिए। कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है, कोई भी ऐसा गोल नहीं है जो आप
जिसको अचीव ना कर पाए। वाह, ग्रेट। तो जैसे सर अभी आपने कहा कि थॉट्स को अलाइन कर लेना है, थॉट्स सॉर्टेड कर लेनी है चीज़ें, तो अब मैं सॉर्टेड पे आता हूँ। जैसे आज की डेट में लोगों के पास अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा आ रहा है, घर भी सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में भी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें अपना इम्बैलेंस लग रहा है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। तो वो चीज़ कैसे, क्यों हो रही है सर? ऐसा क्या है कि जो इंटरनल इम्बैलेंस हो रहा है और एक्सटर्नली सब कुछ जब कुछ सॉर्टेड है? जिन जिन चीज़ों के लिए हम लोग बचपन से कर रहे हैं कि भाई अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, परिवार सब कुछ ठीक चल रहा हो, सब कुछ ठीक चलते हुए वो उन्हें अंदर से एजिटेशन है किसी चीज़ की, वो क्या रीज़न हो सकता है सर? बहुत सुंदर। ये जो हाई अचीवर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी सोचा था उन्होंने वो सब पा लिया है। सब पा लिया। उसके बाद में भी अंदर कहीं ना कहीं खालीपन है। बाहर रिस्पेक्ट है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, वैलिडेशन है, रिकॉग्निशन है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वॉइड है, एम्प्टीनेस है। क्योंकि उन्होंने ये तो सीख लिया कि मुझे लाइफ कैसे बनानी है, मुझे अपना जो करियर है वो कैसे बिल्ड करना है, लेकिन अंदर से जो खुद को बिल्ड करना है वो तो मिसिंग है, और उसी का वो वॉइड है। खुद को बिल्ड करना जैसे आपने खुद के अंदर आपके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये सबसे बड़ा इशू है। मीनिंगफुल नहीं रह जाती है लाइफ अगर पर्पस नहीं है, जो कि अपने स्वार्थ से हटकर दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा। वाह। तो वो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है जब भी आप दूसरों के लिए कोई काम करते हैं। खुद के लिए तो सारे पशु पक्षी काम कर रहे हैं, जब हम स्वयं से हटकर उसके ऊपर उठकर दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो सही मीनिंग पर्पस के साथ में निकल के आता है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस जी, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी। तो क्या यही चीज़ें हमें जानवर और इंसानों में डिफरेंशिएट करवाती हैं? डेफिनेटली पर्पस, राइट? डेफिनेटली। क्योंकि अगर हमारा जन्म हुआ, हमने पढ़ाई करी, कमाया, बच्चों की शादी करी और मर गए, तो फिर जानवर जैसा ही मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन हुआ, कि दोनों में डिफरेंस फिर ज़्यादा नहीं रहा, कि सर्वाइवल मोड में थे बस। वंडरफुल, राइट। लेकिन वहीं जहाँ पे पर्पस आ जाता है, जहाँ कनेक्ट कर लेते हैं कि मेरा इस पृथ्वी पे आया क्यों हूँ, मेरी वजह से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, किसी भी तरह से इमोशनली, पैसे से, फाइनेंशियली आप मदद कर पा रहे हो, किसी भी तरह से आप उनकी हेल्प कर पा रहे हो, तो शायद वहीं फुलफिलमेंट, जो आप वॉइड की बात कर रहे हैं, वहीं वो वॉइड भरना शुरू हो जाता है जब आप दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करते हो। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। तो वही जो इंटरनल स्पेस है, जो वॉइड है, वो सिर्फ दूसरों की मदद करके या फिर पर्पस एक लेके चलना अगर है लाइफ में, तो वो आपकी कहीं ना कहीं साकार है जिंदगी, राइट? उसको हम जो है आम भाषा में या स्पिरिचुअलिटी की भाषा में या प्रोफेशनल भाषा में भी उसको हम हायर पर्पस ऑफ लाइफ बोलते हैं। हायर पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे इस चीज़ से रिलेटेड है कि लोगों को कैसे पता चले कि उनके थॉट्स उनको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में या फिर रोक रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो सब कुछ सही लगता है, जो भी वो कर रहे हैं सब कुछ सही है, बट कैसे पता चले कि मेरे थॉट्स मुझे मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में या रोक रहे हैं, हिंड्रेंस बना रहे हैं? गुड। इसमें देखिए, दो चीज़ों को आपको देखना होगा कि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस क्या क्या हैं, ओके, और आपकी मिसअलाइंड आइडेंटिटी क्या है। मैं थोड़ा सा उसको आपको समझा देता हूँ। हमारे जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तो एक बार ऑब्जर्व करें कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं इस समय, और वो थॉट्स कितने अलाइंड हैं उनके गोल्स से रिलेटेड। और अगर कोई थॉट आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, आपके गोल्स से अलाइंड नहीं है, तो मान लीजिए कि वो थॉट आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसको ड्रॉप कर दीजिए। वाह सर, ये तो अभी हाथ के हाथ हो गया मेरा। I did it like whenever I said ना, मैं जब भी बैठा होता हूँ, I just keep on thinking about the things which I want to do, what I have to do, and मतलब वही constantly मेरे दिमाग में चलता रहता है, तो it is good, right? I'm feeling good sir। Wonderful। कि इसके अलावा और कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। मैं सोने जाता हूँ बस, तब मैं सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो यस आज मुझे ये करना है, ये मेरे फ्यूचर गोल्स से ही रिलेटेड है।
एंड मैंने ये पढ़ा भी था कहीं पे कि अगर जब आपके गोल से रिलेटेड आप काम करते हो ना, कोई भी एक्शन लेते हो, तो आप अपनी रेस्पेक्ट खुद ब खुद अपनी आंखों में थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाते हो। तो दैट इज द वे विद विच वी इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, राइट सर? डेफिनेटली। वाओ सर, थैंक यू सो मच। ये आपके सेल्फ इमेज को नेक्स्ट लेवल पहुंचा देता है। और एक और चीज मैं बोलूंगा बड़ी पावरफुल है, आई वांट टू शेयर विद द ऑडियंस। हाँ जी सर। कि क्लैरिटी ज्यादा सोचने से नहीं आती है, क्लैरिटी क्लियर सोचने से आती है। क्लियर सोचना है, ज्यादा अलाइंड वाली थॉट। एग्जैक्टली। आगे जो भी मेरे एक्शन होने वाले, मेरे थॉट सिर्फ उससे रिलेटेड होने चाहिए। जिन चीजों की से मतलब ही नहीं है, मेरा जो अलाइनमेंट ही नहीं है, मेरे गोल से रिलेटेड ही थॉट्स नहीं है, उनको बस डिस्कार्ड कर देना, तो समझ लो कि आप बैलेंस्ड हो जाओगे, आप अलाइंड हो जाओगे। शुरू में डिस्कार्ड करना कभी कभी विनीत जी मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो जबरदस्ती पेनिट्रेट करते रहते हैं दिमाग करते रहते हैं। उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क होते हैं, तरीके हैं, टेक्निक्स हैं। ओके। किसी मेंटोर की मदद लें, वो सीखा जा सकता है। वाह। एक प्री सपोजिशन है एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको मैं परफॉर्म करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए इमोशनल वेलनेस के अंदर। तो वो बोलती है कि इफ समबडी कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट और लर्न टू डू इट। तो अगर इमोशनल वेलनेस है वो भी सीखी जा सकती है। कितना सुंदर थॉट है। और कोई भी इमोशनली अगर अच्छा फील नहीं कर रहा है तो सबसे पहले वो लोनलीनेस में जाता है। बिल्कुल। तो सीख सकते हैं, सीख लीजिए। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर इससे ही रिलेटेड है। जैसा कि सर आपका एक्सपीरियंस रहा है बहुत तरह के लोगों से, राइट? जब आपने उनको इमोशनली आपने उनको इम्प्रूव करा है, उनके जो परेशानियों से थे उनसे बाहर निकाला है, तो आपने क्या एक देखा कि कॉमन मिस्टेक है जो जनरली लोग करते हैं जब भी वो इस तरह के सिचुएशन में पड़ते हैं, जैसे कि हार्ट ब्रेक हो गया, चाहे नौकरी से निकाला गया हो गया, तो इमोशनली ट्रिगर होके वो ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि वो उनको भारी पड़ जाते हैं। तो क्या एक कॉमन मिस्टेक है वो जनरली लोग करते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और हार्ट ब्रेक के ऊपर हमें बात करनी ही चाहिए। या नौकरी से, अगर जॉब से आपको अलग कर दिया गया है, डजंट मैटर, इट हैपन्स। पहली बार तो नहीं हुआ किसी के साथ में कि किसी ने किसी का दिल तोड़ा हो। बिल्कुल। और पहली बार नहीं हुआ किसी को जॉब से निकाला गया हो। तो उनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि वापस कैसे अपनी जिंदगी में आए और उनको फॉलो कर लीजिए। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा, असली जो प्रॉब्लम आपने पूछा है कि होती क्या है, वो देखिए सब थॉट्स से चीज़ें शुरू होती हैं, उसी को करेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। और जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर है। और वो रिलेट भी कर पाएंगे कि जब भी आप हार्ट ब्रेक में होते हैं, उस फेज से बाहर आ रहे होते हैं, चल रहा होता है, तो आप ये पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ है। हाँ, ये जो क्यों वाला जो क्वेश्चन है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीफ्रेज कर लेते हैं और सिंपल कर लेते हैं। इसकी बजाय हम पूछ लेते हैं कि क्या और कैसे। ये वाले क्वेश्चन रीफ्रेज कर लेते हैं। अभी करके एग्जांपल बता देते हैं कि इसको रीफ्रेज कर लें कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। हाँ। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछोगे मेरे साथ ही क्यों हुआ, सीधे आपको आपका जो माइंड है पुराने पास्ट में ले जाएगा, दर्द में जिसका कुछ हो नहीं सकता है। और दर्द ही दर्द सामने आएगा। उसकी बजाय रीअरेंज कर लीजिए कि मैं आज की डेट में क्या एक्शन ले सकता हूँ, ओके, ताकि मेरा फ्यूचर सुंदर हो जाए। और क्या पास्ट के बारे में सोचने से फ्यूचर में अच्छा इम्पैक्ट आएगा या खराब इम्पैक्ट आएगा, जिसका आंसर है खराब आएगा। हाँ। और कैसे उस चीज़ को मैं अचीव कर सकता हूँ। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अभी स्कूल में है, जॉब में जाना है, या जो भी उसके सपने हैं वो पूरे करने हैं, तो उन सपने या गोल्स को सामने रखकर उससे अलाइनमेंट के साथ में पूछ ले कि आज क्या करना है और कैसे करना है। चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। तो क्या सर ये ऐसा ही है कि प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करना शुरू कर दें? डेफिनेटली। क्योंकि क्यों जब है तब हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, और कैसे ये सॉल्व होगा, क्या है ये असली में प्रॉब्लम, तो शायद वो सॉल्यूशन पे हो गया। डेफिनेटली, है ना? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करें। वंडरफुल। लेकिन कैसे करें वो नहीं बताता कोई। सो दैट इज व्हाट यू हैव टॉट अस कि क्यों की जगह क्या और कैसे से हम लोग अपने
शब्दों को बदल देंगे तो वहीं आपकी प्रॉब्लम आधी तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आपका माइंड सबसे बढ़िया नौकर है और सबसे बेकार मास्टर है। यस, आई रेड इट समवेयर। बहुत ही अच्छी लाइन है। बहुत ही सुंदर लाइन है, मेरी नहीं है। हाँ। लेकिन ये आजमाई हुई बात है कि आपको जैसे ही आप सही तरीके के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे खुद से, तो क्लैरिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। और इसमें एक काम और कर सकते हैं, मैं सभी दर्शकों से ये मेरी जो है ना करबद्ध निवेदन रहेगा ये कि इमोशन से जूझे नहीं, अपना एक जर्नल बना लीजिए कि क्या थॉट आया था, उससे क्या इमोशन ट्रिगर हुआ, और वो लिख लें। और उसमें एक्टर्स कौन कौन से थे, क्या सिचुएशन थी, मैं बता देता हूँ फ्रेमवर्क। क्या सिचुएशन थी, कौन एक्टर्स थे, क्या थॉट आया, और उससे क्या इमोशन ट्रिगर हुआ। जैसे ही आप ये जर्नलिंग शुरू करेंगे, इमोशन जर्नलिंग, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ ट्रिगर कर रही है इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर। तो अब जैसे पता चल गई जी कि ये चीजें मैं जब भी ये चीज देखता हूँ या सुनता हूँ या फील करता हूँ तो ये ट्रिगर हो जाता हूँ मैं, जी, वहां पे क्या करना है पता चल गया मुझे। अब ट्रिगर को हटा दीजिए और क्वेश्चन वही पूछना है कि ऐसा क्यों होता है, ये पूछने की बजाय इसमें मैं क्या करेक्शन करूं कि ये ठीक हो जाए या ट्रिगर ना हो, या इसको कैसे करना है। तो एक लाइव एग्जांपल लेकर चलते हैं। मैं एक पर्सनल लेता हूँ। श्योर। मेरे को गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। मुझे गिफ्ट आता है, मेरे अंदर इतना एकदम से गुस्सा आ जाता है अंदर से। ऐसा सच बता रहा हूँ मैं कि मुझे ऐसा लगता है बिलिटिल फील करवाने की शायद कोई कोशिश कर रहा है, जबकि दे सेंड मी समथिंग आउट ऑफ लव। कोई भी व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी भेज रहा है, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, आई डोंट नो व्हाई। तो अब ट्रिगर पॉइंट क्या है मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है, मैंने बल्कि खुद कोशिश करी एनालाइज करने की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद मैं एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाता कि या तो मैं भी नहीं देता। आई ऑल्सो डू इट वेरी वेरी लेस। लाइक कभी कभी अब शुरू करा है मैंने धीरे धीरे सीखना कि कैसे गिफ्टिंग करते हैं, तो शायद वो रीज़न हो सकता है। या फिर और क्या रीज़न है कि मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्यों, कोई भी भेजे। दैट्स वंडरफुल। यस। तो आपके ये जितना आपने बोला है उसमें मैं कुछ शब्द रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी सर। आपने 2 या 3 बार, पॉडकास्ट दोबारा देखेंगे तो पता लग जाएगा, 2 या 3 बार आपने क्यों शब्द यूज किया। क्यों। अच्छा। जो कि आपको पास्ट में लेके जाएगा। ओके। उसको तो निकाल कर डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक है। आपने शायद यूज किया, शायद से आप अनसर्टेनिटी के अंदर जाएंगे, उसको हटा दीजिए। इट इज गोइंग टू कॉज और क्रिएट अनसर्टेनिटी इन योर लाइफ। ठीक है, उसको हटा दीजिए। उसके बाद में इसको अब तब्दील कर दीजिए कि क्या ऐसा करें। ओके। क्या ऐसा करें कि आप पहले तो ये बताएं आउटकम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप क्या गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि कोई भेजे तो मैं ले लूं। हाँ, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि गिफ्ट एक्सेप्ट कर लें। लेना शुरू कर दूं। लेना शुरू कर दें। दैट्स इट। सपोज दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड सर। विनीत जी, कैन यू प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। इट इज सो सिंपल। ऐसा लगता है लेकिन मुझे कि यार इट केम विथ अ कॉस्ट, समवन इज गिविंग मी। ये उनको थोड़ा सा भारी पड़ा होगा, ये चलो छोटी चीज़ है, थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है, तो वो उनका हार्ड अर्न मनी है, वो मुझ पे खर्च कर रहे हैं। क्या मैं उस लायक हूँ कि वो मुझ पे खर्च कर रहे हैं? एम आई दैट इम्पॉर्टेंट टू द पर्सन विद हुम आई एम टॉकिंग? तो वो मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव है या सस्ता है वो डजेंट मैटर। 50 रुपए की चीज़ भी नहीं कर पाता हूँ मैं एक्सेप्ट। सो ऐसा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए एज ए गिफ्ट आपने मुझे पॉडकास्ट में आने का जो मौका दिया है। डेफिनेटली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम कीपिंग माई राइट हैंड ऑन माई हार्ट एंड सेइंग दिस। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, अगर आप उसमें ऑब्लिगेशन आपको लगता है या कोई आपसे किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो करना चाह रहा है, 2 ही ऑब्जेक्शन होंगे। हाँ। उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ये सोच लीजिए कि आपको उसको रीपे कैसे करेंगे। वैल्यू ऐड कर दीजिए उसके बराबर। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने मुझे 1000 रुपए की चीज़ दी तो लगभग 1000 रुपए को मैं कर देता। आपके पास तो विनीत जी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जेम्स अवेलेबल हैं, उनकी लर्निंग इतनी बढ़ा दीजिए
कि वो लाख 2 लाख 5 10 लाख रुपए का डिफरेंस ले आए 1 साल के अंदर अपनी लाइफ में। गॉट इट। वैल्यू एडिशन। एक साथ ही बोला, वैल्यू एडिशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि विनीत जी आपके साथ में जो है ना फ्रीक्वेंसी मैच होती है। कुछ करती है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू Value सो addition. मच सर, थैंक यू सो मच। गॉट इट टोटली। वंडरफुल और वंडरफुल। ठीक है, समझ गया मैं। गॉट इट, थैंक यू सो मच सर फॉर रिजॉल्विंग दिस थिंग। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं रिटर्न में उसको वही गिफ्ट दूं या उतना ही अमाउंट का दूं, बट आई कैन, इफ आई कैन ऐड सम वैल्यू इन देयर लाइफ, दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड एंड दैट विल बी रिटर्न गिफ्ट, राइट? एक और चीज़ मैं बोलूँगा, बहुत खूबसूरत है। हम सब लोगों को सिखाया गया है कि माता पिता का और गुरु का ऋण उतार नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि एक व्यक्ति अगर 10 kg का वेट अपने कंधों पर लेके भाग रहा है तो वो जीतेगा, या वो जीतेगा जिसके ऊपर कंधों पर कोई बोझ नहीं है? नंबर 1 आंसर बिल्कुल सही है कि जिसके पास कोई बोझ नहीं है वो जल्दी जीतेगा। पहुंच जाएगा। ठीक है। आपके माता पिता आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं या बोझ लेके मतलब भागते हुए देखना चाहते हैं? जीतते हुए देखना चाहते हैं। हाँ। तीसरी बात, जो लोग मैनिफेस्टेशन को समझते हैं वो जरूर समझ पाएंगे, और आप बिल्कुल समझ पाएंगे, और बहुत सारे दर्शक समझ पाएंगे कि क्या आप ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम में आए और आप उनको हेल्प करें, तब आपका ऋण उतरेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो क्या बोल सकते हैं सीधे सीधे? ब्लेसिंग्स हाँ। के प्रभु इनको हमेशा स्वस्थ रखे, बिल्कुल, बस। हमेशा इनके लिए पैसा भरपूर अवेलेबल हो, बिल्कुल, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, और जिंदगी के सब सुख और सब सुंदर एक्सपीरियंस लेकर जाएं। मेक सेंस? बिल्कुल सर। और उसके बाद क्या बोलोगे? थैंक यू। ग्रैटिट्यूड और थैंक यू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस आपके सवाल का जवाब है। और आज ही इसी समय मेरे पीछे बोलिएगा कि थैंक यू फादर, थैंक यू फादर फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। थैंक यू मदर, थैंक यू मदर, फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। थैंक यू सिबलिंग्स, थैंक यू सिबलिंग्स, फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर फॉर मी, डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। थैंक यू माई सेल्फ, थैंक यू माई सेल्फ, फॉर क्रिएटिंग एवरीथिंग फॉर मी, फॉर क्रिएटिंग एवरीथिंग फॉर मी। कुछ है हुआ? यस सर। बस दैट इज इट। एक सुंदर थैंक यू दिल से निकला हुआ इनफ है। ये प्रैक्टिस जब से मैंने भी स्टार्ट करी है, होपोनोपोनो टेक्निक में आती है, तो उस दिन से लाइफ कुछ अलग ही चल रही है। बहुत सुंदर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइनें जिंदगी ही बदल दी है सर। मतलब एक सोचने का तरीका ही बदल गया है। एक्सेप्टेंस आ जाए, बेसिकली एक्सेप्टेंस पे चीजें हैं कि एक्सेप्ट कर ली कि जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिनेरियो में हो, सबसे पहले एक्सेप्ट करा, थैंक यू बोला कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग, एटलीस्ट आई हैव दीज थिंग्स, और आगे मैं इन चीज़ों का और ध्यान रखने वाला हूँ। एक और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बिकॉज आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मेरे लाइफ में, कि एटलीस्ट को भी आज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं सारे दर्शकों से भी ये करबद्ध निवेदन है, फिर से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन से एटलीस्ट निकाल दीजिए। सर आई हैव ऑल द थिंग्स, अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस, अबंडेंस। जिन लोगों ने भी कोरोना देखा है, हम लोगों ने सबने देखा है, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या इंपॉर्टेंस थी? बिल्कुल। लेकिन अभी तो अबंडेंस में अवेलेबल है। हाँ। क्या थैंक यू कर सकते हैं उसके लिए डेली? यस है हमारे पास, तो अवेलेबल है। और उस समय कितना पैसे में मिल रहा था एक सिलेंडर? बिल्कुल, बहुत लाखों रुपए के पड़ रहे। तो अभी लाखों रुपए, इसका मतलब चारों तरफ है हमारे पास। गॉट इट। मेक सेंस? मेक सेंस। अबंडेंस है, अबंडेंस। ग्रेट सर। एक मैंने देखा कि आपका एक हार्ट ब्रेक डिटॉक्स सिस्टम आपने डेवलप करा हुआ है, जिसमें कि जो भी व्यक्ति है हार्ट ब्रेक से जूझा हुआ है और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकालते हैं उनको, वो क्या है, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। ये बहुत सुंदर जो है एक सिस्टम है, बहुत मेहनत के साथ में बनाया हुआ है, और पिछले जो है मोर देन ए डिकेड का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, जो सीखा मैंने अपने मेंटोर्स से, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। उसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हैंड होल्डिंग है, हाथ पकड़ के इंडिविजुअली, चाहे वो ग्रुप कॉल हो या इंडिविजुअल 1-to-1 कॉल हो, लेकिन हैंड होल्डिंग इज इंडिविजुअल। उनको लेकर उस दलदल से बाहर निकालने का सिस्टमेटिक पूरा बहुत बढ़िया तरीके से एक डेवलप किया हुआ मेथड है।
पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है, हार्ट ब्रेक डिटॉक्स सिस्टम। फर्स्ट लेवल उसका हार्ट रीसेट वेलकम किट। ओके। सेकंड लेवल है हार्ट ब्रेक फाउंडेशन हीलिंग। ओके। थर्ड लेवल है हार्ट ब्रेक डीप हीलिंग। और फोर्थ लेवल है लाइफ रीसेट। तो क्या सर ये जो जो आपने बताया सिस्टम्स, तो कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है हार्ट ब्रेक से, हार्ट ब्रेक इट इज़ अबाउट रिलेशन ओनली, राइट? जी। सो उससे बाहर निकलने में आपने कुछ ऐसी टेक्निक्स बना रखी है जिससे वो लोग बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक 30 साल के प्रोफेशन में मेरा जो ज़िंदगी का रहा है, तो मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है, मैंने देखा है कि हार्ट ब्रेक होता है सबसे पहले जिम में जाते हैं लड़के, गर्ल्स शॉपिंग के लिए जाती हैं, ठीक है? तो क्या ये चीज़ें मदद नहीं करती? आप ये देखेंगे अगर हार्मोनल लेवल पे बात करें, हार्मोन्स के लेवल पे, हाँ, तो हाँ। जैसे ही हम जिम में जाते हैं, चारों जो है थोड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन है जिसे DOSC डोज बोलते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, वो रिलीज होते हैं, इसलिए रिलीफ मिलता है। यस। जैसे ही वो रिलीज होना बंद हुए वापस उसी मोड में आ जाएंगे। ओके। ऐसे ही अगर गर्ल्स शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो डोपामाइन रिलीज होगा, दे विल फील हैप्पी फॉर सम टाइम, लेकिन फिर वापस उसी लूप में आएंगे, थॉट्स वही ट्रिगर करेंगे, चीजें वापस उसी में आ जाएंगे। तो शॉर्ट टाइम के लिए वो जरूर काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट चाहिए तो आपको किसी ना किसी थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, लाइफ रीसेट की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, कोई दलदल में कोई फंसा हुआ है, जितना भी हाथ पैर मारेगा उसको क्या होना है, अंदर ही जाएगा, और अंदर डीपर लेवल पे वो चलता चला जाएगा। किसी मेंटोर की, गुरु की हेल्प की केवल हाथ चाहिए, हाथ पकड़ के बाहर निकालना है, इतना सिंपल है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों को बाहर निकालते हैं, आपने कहा आप मेंटोर हैं और हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं, क्या ऐसा सिनेरियो भी आपका रहा है कि जब आप खुद दलदल में फंसे हो और आपको किसी की ज़रूरत पड़ी हो, या आपकी खुद की लर्निंग्स जो हैं, आपके खुद के लेसन्स जो हैं, उन्होंने मदद किया हो आपको ओवरकम करने में, उन चीज़ों से बाहर आने में? बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ और इमोशनल अप एंड डाउन हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी आए थे। एक समय था जब बहुत डीप डाउन सैडनेस, लोनलीनेस, सोरोनेस थी, और उसमें डेफिनेटली मुझे मेंटोर्स की हेल्प लगी, क्योंकि दलदल तभी समझ में आई जब उसमें से खुद निकले और किसी की मदद ली। उन्होंने हाथ पकड़ के इस तरीके से निकाल लिया कि आज आपके सामने बैठे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ में ये भी समझ आया कि ज़िंदगी क्या यही है जो अचीवमेंट के पीछे हम लोग भाग रहे थे। अचीवमेंट को रिप्लेस किया कंट्रीब्यूशन से, थॉट्स रीअरेंजमेंट, उससे पूरा सिनेरियो, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आपको अलग डायरेक्शन में, अलग लेवल पे लेके जाएगा, हायर पर्पस की तरफ में। तो अवेयर हो जाइए अपने थॉट्स के लिए, अपने हायर पर्पस को देखिए और उससे अलाइंड एक्शन लीजिए। ये समझ में आया और चल पड़े बस। तो अभी डेली प्रैक्टिस में आप क्या क्या चीज़ें करते हैं कि जिससे कि आपका ये इमोशनल बैलेंस रहता है आपका? बहुत ही सुंदर है। मैं बहुत जो है फैंसी कुछ नहीं करता, बहुत सिंपल रूटीन है। थॉट्स को मैं हमेशा जो है देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, दूर होकर, अटैचमेंट से हटके। अटैचमेंट तब होगा जब आप चाहेंगे कि ये आउटकम क्रिएट होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो अटैचमेंट हो जाएगा। तो उस अटैचमेंट से दूर होकर केवल ऑब्जर्व कर लिया, क्या ये थॉट मेरे गोल से अलाइंड है, करता है नहीं? हाँ। नहीं है, डिस्कार्ड कर दिया। कोई और थॉट आएगा, थॉट तो आते रहेंगे। कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि थॉट्स आ रहे हैं, अरबों सालों के इवोल्यूशन से माइंड इस लेवल पे आया है कि थॉट्स आएंगे। प्रोसेसर है, आएंगे। उसको किस पे फोकस करना है वो आपका चॉइस है और यही विजडम है। बस आप किस थॉट के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगी चीज़ें, उनसे जो इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इमोशंस को मैं, कोई भी इमोशन अनचेक्ड नहीं छोड़ता। ओके। हर एक इमोशन को किया, ठीक है, रख लिया, नहीं तो डिस्कार्ड किया, अटैच हुए बिना, केवल ऑब्जर्वेशन के साथ में एज ए थर्ड पर्सन। बिकॉज ये लर्निंग है, ये मैं अपने दर्शकों को भी बता देता हूँ आपके पॉडकास्ट के सुंदर माध्यम से, प्लेटफॉर्म से,
कि मैं थॉट नहीं हूं, मैं थॉट्स का एक दर्शक हूं। जैसे ये थॉट आपके सामने आएगा कि मैं दर्शक हूं, वैसे ही आप उसके अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे, उसकी बंदिश, उसके कब्जे से दूर हो जाएंगे और आप अपने को स्वतंत्र महसूस करेंगे और आप उससे दूर होते ही उसके इमोशन से दूर हो जाएंगे और ये निर्णय कर पाएंगे विजडम के साथ कि ये थॉट यूजफुल है या डिस्कार्ड करने लायक है। एक्शन ले लीजिए आगे। तो इससे ऐसा नहीं होगा सर कि हम लोग वो सात्विक एक होता है साधु बाबा वाला, वैसे ही स्टेज में पहुंच जाएगी जब मोह माया नहीं है, क्योंकि थॉट तो हैं, अब ज़्यादा करना है, फोड़ना है, $1 मिलियन कमाने हैं, लेकिन मैं थर्ड पर्सन में जैसे ही जाऊं, देखूं मैं बहुत ज़्यादा भाग नहीं रहा हूं किसी चीज़ के पीछे, और मैं तो मदद करना चाहता हूं लोगों की, लेकिन चाहिए मुझे पैसे भी। ट्रू। तो उस सिनेरियो में क्या हम लोग कर सकते हैं? अब हायरार्की देखिएगा। हाँ। ये जो मदद है इट इज हायर पर्पस। हायर पर्पस, ठीक है। इस हायर पर्पस के नीचे अगर आप पैसे को रखेंगे, हाँ, तो अलाइनमेंट आ गई कि पैसा किस लिए कमाना है, इस हायर पर्पस को अटेन करने के लिए। ओके। ठीक है। अगर पैसा इसके ऊपर हो गया और आपने अपनी जो लस्ट है उसको ऊपर रख दिया है, हाँ, तो वो हायर पर्पस के ऊपर आ गए हैं। ओके। तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। अब चॉइस आपकी है, लस्ट को हायर पर्पस पे रखना है, भोग को हायर पर्पस पे रखना है, या कंट्रीब्यूशन को हायर पर्पस पे रखना है। ओके। उसके हिसाब से अलाइन कर दीजिए चीजें। ओके, अपना मतलब हम चूज करेंगे हमें करना क्या है जी, और उस हिसाब से हमारे अपने एक्शंस या थॉट्स को अलाइन करें। अलाइन कर कि ये अगर मेरा पर्पस अगर कंट्रीब्यूशन है तो मैं उस तरह से लूंगा, फिर पैसे का मतलब नहीं है, इट इज बाय प्रोडक्ट। पैसा आपने एज रिसोर्स यूज करना है, रिसोर्स यूज करना है जी, वहां तक पहुंचने के लिए। जी, ओके, जी। क्योंकि तो वो साधन बन जाएगा, साधन बन जाएगा, साध्य नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा तो लगना ही है। पैसा लगना है, काम करेंगे किसी भी चीज, आप चैरिटी भी करेंगे, फिलांथ्रोपी करेंगे, पैसा तो कहीं ना कहीं लगेगा। आपका ट्रैवल में ही लग जाएगा, आप किसी जगह जाओगे तो ट्रैवल में ही आपका खर्चा है, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो लेकिन उसको रिसोर्स की तरह लेंगे कि ठीक है, लेकिन काम मेरा वो है। जी, गॉट इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर ये क्लियर करने के लिए, थैंक यू। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसा कि आजकल हम इमोशनल रेडीनेस की बात करते हैं शादी के लिए, क्योंकि मैंने ये वर्ड कई जगह सुना है कि इमोशनली रेडी हो या नहीं हो शादी के लिए, तो जब हम जैसे शादी के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या 2-3 चीज़ें याद दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ हम अलाइन कर सकें कि जो भी हमारा पार्टनर होने वाला है उससे मतलब इमोशनली हम कितने अलाइन है या नहीं है, वो चीज़ें कैसे पता चलेंगे हमको? बहुत ही सुंदर और रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हम शादी या रिलेशनशिप के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग तो करते हैं और ज़्यादातर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। जब भी किसी भी शादी के लिए जो एलिजिबल बैचलर है उनसे पूछते हैं कि आप शादी करने वाले हैं, तो बोलते हैं हाँ फाइनेंशियली ओके, अब हम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है, अब हम सेट हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा हूँ, प्लानिंग की बजाय प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और वो प्रिपरेशन कौन सी है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। ओके। तो ये रेडीनेस उससे रिलेटेड है कि क्या फिजिकली आर यू ओके और रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज किया, अगर उसको तोड़ के देखेंगे तो इट इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। और जितने रिश्ते खराब होते हैं वो रिएक्शन से होते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, तो ये एबिलिटी डेवलप कर लें कि रिस्पॉन्ड ठीक करना है, हाँ, रिएक्ट नहीं करना है, तो चीजें काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। नंबर 1। यस। नंबर 2, प्रिपरेशन कौन सी चाहिए? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। अब विनीत जी, आप भी देखेंगे और समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग शादी से पहले रिलेशनशिप्स में होते हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं। सच्चाई है, आज सच्चाई है सर। हाँ, तो उनके जो भी मेमोरीज पड़ी हैं फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पे भी है। हाँ, चीटिंग है या जो भी है, पैसा किसी भी तरह का। हाँ। जी, तो उसको रिमूव करना, उसको रिलीज करना, उससे रिलेटेड जो एंजाइटी आई हुई है उसको रिलीज करना बहुत बढ़िया जरूरी काम है, सबको कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर नए संस्कार डालें तो नए सिरे से नए कैनवस पे आपकी ज़िंदगी शुरू होगी और वो बहुत सुंदर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। और साथ में
दोनों लोगों की वैल्यू सिस्टम को मैप करा लेना चाहिए। बहुत लोगों के लिए नई एक टर्म होगी। वैल्यूज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी इम्पॉर्टेंस और आपके पार्टनर की इम्पॉर्टेंस अलग अलग हो सकती है, प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं। तो उन प्रायोरिटीज़ को मैच कर लीजिए, उनके तरीके हैं। अगर आप सच में एक दूसरे को चाहते हैं और मैरिज करना चाहते हैं तो आप उन प्रायोरिटीज़ को सेट कर लीजिए, उन वैल्यूज़ को मैच कर लीजिए, मेंटोर्स की मदद लें, वो चेंज हो जाती हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें, एक मैं हूँ, मुझे चाहिए पैसा, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ खूब, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जो शादी करना चाहती है मुझसे या फिर मेरे घर वाले देख रहे हैं, वो उसका मेंटालिटी अगर मैं बात करूँ उससे कि तुम क्या चाहती हो लाइफ से, वो कहे कि मैं चाहती हूँ घर परिवार बड़ा अच्छा सा रहे, सुंदर सा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले मेरे को अपने हस्बैंड का। तो अब तो दोनों अलग हो गए। मेरे को अगर पैसा कमाना होगा तब तो मुझे बहुत ज़्यादा बाहर रहना पड़ेगा, टाइम उतना नहीं दे पाऊंगा। उस सिनेरियो में फिर कैसे अलाइनमेंट होगी सर? तब तो दोनों अलग हो गए। वंडरफुल। ये जो अभी हम बात करने वाले हैं बहुत लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है। इसमें आपको जैसे मैंने बोला कि इमोशंस की भी मैपिंग करनी होती है। इमोशंस के जर्नल हम लोग लिखते हैं कि क्या तो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, क्या ट्रिगर कर रही हैं। तो इमोशंस कौन से क्रिएट करना चाह रहे हो मैरिज के बाद? अच्छा, मैरिज के बाद क्या आप क्या चाहते हो? इमोशन आपको चाहिए, सबसे पहले वो डिसाइड कर लीजिए दोनों लोग मिलकर। ओके। अगर आपके स्पाउस को या वाइफ को जो टाइम चाहिए या जो आपका समय चाहिए या साथ चाहिए, किस इमोशन के लिए चाहिए? इट मस्ट बी लव और हैप्पीनेस। सपोज आप पैसा किस लिए कमा रहे हो? लव एंड हैप्पीनेस। फैमिली को ही प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड करना है। लव एंड हैप्पीनेस। दोनों लोगों को जब ये समझ में आ गया कि दोनों के पर्पस सेम है, एफर्ट्स अलग अलग, तरीका अलग है। हाँ, कि वो प्रोवाइड करना चाहता है पैसे से, वो प्रोवाइड करना चाहती है टाइम से। और उस केस में आप अपने पैसे को यूटिलाइज करके उनके समय के साथ में क्रूज पे चले जाइए एंड क्रिएट योर इमोशंस। गॉट इट। सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सॉर्टेड। एक और मैं फ्रेमवर्क दूंगा इस माध्यम से कि पहले ये डिसाइड करें कि क्या इमोशन आप चाह रहे हैं। ये डेली बेसिस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, दर्शक भी कर सकते हैं। कि सबसे पहले ये देखें कि क्या इमोशन आज क्रिएट करने हैं। उस इमोशन के लिए हायरार्की है, इमोशन सबसे ऊपर है। उस इमोशन के लिए आपने कौन सी एक्टिविटीज करनी है, उन एक्टिविटीज के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, ये अलाइन कर लीजिए। आप पक्का उस दिन को बोलेंगे कि सफल था। ग्रेट। बहुत ही सुंदर फ्रेमवर्क है, बहुत ही सुंदर सर, बहुत एकदम क्लियर हो गया। जी ग्रेट। आई कॉल इट EAR, इमोशन, एक्टिविटी एंड रिसोर्सेस। ओके। हम लोग जो एडवांस्ड जो हमारे लेवल के क्लाइंट्स होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग पूरी 10 साल की या 20 साल की मैपिंग करते हैं इस तरीके से कि आपको क्या क्रिएट करना है लाइफ में। और उसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं मेंटोरिंग के साथ कि आप अचीव कर लें उसको। ग्रेट। तो फुलफिल्ड लाइफ रहती है उसमें। अब एक क्वेश्चन सर ऐसा कि आप अपने यंगर सेल्फ को, जब आप 18 के थे, अगर कोई गाइडेंस देनी है या फिर उनको कोई ऐसी टिप देनी है, कोई ऐसा मैसेज देना है, संदेश देना है, क्या देना चाहेंगे? कि 18 साल के संजय कुमार जी हैं आपके सामने, और क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो यंगस्टर्स हैं, और आज उनको क्या ऐसी आप संदेश देंगे कि उनकी आगे की ज़िंदगी जो है, अगले 50, 60, 70, 80 साल, वो उनकी सफल हो जाए, सुंदर हो जाए और वो जीना सीख जाए? तो क्या ऐसा आप संदेश देना चाहेंगे? जो भी बैड इमोशंस आपने जर्नलिंग की है, उसमें जो भी एक्टर्स हैं उनके साथ में, उनके साथ कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट इन द सेंस एक्सप्रेस कर दीजिए कि आप कैसा फील करते हैं। अगर पेरेंट्स के साथ कुछ ग्रजेस हैं, गिल्ट हैं, इस तरीके के नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, तो उनके साथ कंप्लीट कर लीजिए कि मुझे इस चीज़ से ये परेशानी हुई, ये सिचुएशन थी, आप उसमें इन्वॉल्व थे, इससे मुझे ये इमोशन क्रिएट हुआ एंड आई एम स्टिल फीलिंग बैड अबाउट इट, और आज मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे लोगों से, मैंने 18 में तो नहीं, लेकिन जब मैं कुछ कोर्सेज कर रहा था उस समय मैंने जो है कंप्लीट किया, और उसके बाद में हमारे जो रिलेशन थे वो बहुत प्रगाढ़ ऐसे हो गए जैसे हम जो है वो बिछड़े दोस्त, मतलब
सही में नया जीवन था रिलेशनशिप के लिए। ये चीज़ कई बार हुई है। पता है, एक मेरी स्टूडेंट थी, वो लड़के आई थी ऑफिस से, और मैंने उसको बोला कि तुम लड़के मेरे सामने बना रही थी, एकदम से चिल्ला रही थी, सर ये उसने ऐसे कर दिया, कैब निकल गई, मेरे को कॉल करती रह गई, ये वो, कि मैंने उसे खूब सुनाया। मैंने बोला तुम अपने आप को शांत करने के लिए ना उससे सॉरी बोलो, क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए True. तो उसको सॉरी बोलो, और तुम्हें अच्छा लगे। बोले नहीं सर, उसको मैं सॉरी नहीं बोल सकती। मैंने इमीडिएट कॉल करवाया, मैंने बोला तुम कॉल करो और बोलो, ये अपने लिए करो, उसके लिए मत करो। तुम ये मत सोचो तुम डाउन हो जाओगी, तुम्हारा माइंड ठंडा हो जाएगा। तुम जो एकदम गुस्से में आई हो ना, या एकदम गर्मा गर्म, तो तुम कॉल करो। लिटरली यही हुआ था, सामने इसी इंस्टीट्यूट की बात है। उसने कॉल लगाया कि हाँ, वो उसकी एचआर वाली थी, कि यार मैंने गुस्से में थोड़ा बोल दिया था, तो सॉरी उसके लिए। तो उसने क्या रिस्पॉन्ड दिया, ऑब्वियसली कि अरे नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। इतना सुंदर, उसको एकदम से उसका यहाँ पर टेम्पर था, वो एकदम डाउन हो गया कि थैंक यू सो मच सर। और ये बिल्कुल आपने सही बताया है कि ग्रजेस वाली चीज़ है। एक दो बार लाइफ में मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जिनसे थे ना थोड़े बहुत, और जब वो उनको एडमिट करके उनके सामने बोल दिया कि भाई तूने ऐसा करा था, दैट हर्ट मी अ लॉट। तो उसके बाद से जो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद से जो दोस्ती हुई, तो सॉर्टेड ही हो गई, सॉर्टेड हो गई वो बिल्कुल। जो आपने बोला एकदम हर रिलेशन को सॉर्ट कर सकते हो। और रिलेशंस जो है वो हमारी जिंदगी में इमोशंस लाते हैं। और हमने अभी बात की थी EAR की। इमोशंस आर टॉप मोस्ट, मैनेज कर लीजिए। एनर्जी है, आप जिंदगी में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ। इमोशन से बहुत ही खूबसूरत, वाह, सुंदर बना लीजिए अपनी लाइफ, बहुत ही खूबसूरत प्यार से भरी हुई बना लीजिए। पैसा, शोहरत, दौलत सब आएगी, और सब चीज़ें ज़रूरी हैं अपनी जगह। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा हमारा मतलब सेशन रहा, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट सेशन रहा है हमारा अभी तक का। और आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, एंड आई एम डैम श्योर दैट हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और 1 घंटा अगर आपने यहाँ पर दिया है, अपना समय लगाया है, डेफिनेटली आपने इतनी चीज़ें सीखी होंगी कि अगर उनको इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी सही में बदल जाएगी, और आप इतने प्रोडक्टिव हो जाएंगे कि आप जैसे पहले कभी नहीं थे। इन चीज़ों को आप देखिए, हमारा चैनल जो है वो यही चीज़ सिखाता है कि जो हम सिखा रहे हैं, अगर उनका कुछ % भी आप इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में, तो हमारी कोशिश है, जैसे सर ने बताया, कि हम पर्पस के लिए जी रहे हैं। तो द ग्रोथ हब एक पर्पस के लिए जी रहा है कि जितने ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकें किसी भी तरीके से। हम हर तरह के गेस्ट बुलाते हैं, जिसमें कि अपना फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सर हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं, इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड बातें हैं। अगर इनका 1% भी आप सीख लें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, आपकी ज़िंदगी बहुत सुधर जाने वाली है, बिलीव मी गाइज। और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच संजय सर, जो आपने इतने सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने शेयर करे। थैंक यू। और हम बहुत ही ऑनर्ड हैं कि आप हमारे स्टेज पे आए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इनका स्टूडेंट रह चुका हूं। ये हमारे कॉलेज के डीन हुआ करते थे, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज के, एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज हम्बल नेचर, हम्बल बिहेवियर। मुझे आज भी याद है कि 10 बजे रात में हम लोग वर्कशॉप में थे, अपनी कार बना रहे थे, कार कंपटीशन में हम जाया करते थे। तो सर आए थे कि कैसा चल रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मुझे सबसे पहले आगे बताना। और रात को 10 बजे विजिट करने रैंडम आ गए थे, अंधेरा हो रखा था और सर आए थे। तो वो दिन आज भी याद है। 9-10 साल होने वाले हैं, बट वही चीज़ें हैं, वही कनेक्शन है जिसने हमें जोड़े रखा। बिल्कुल राइट सर। एक मेरा क्वेश्चन है, हालांकि आप सम अप कर रहे हैं, हाँ जी सर, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर इसकी इमोशन मैपिंग करें, हाँ, तो उस समय कौन सा इमोशन ट्रिगर हुआ था आपका? आपको देख के, उस समय मिलकर मैंने बोला आपको कि देखिए एक्टिविटी है, मैंने आपको बोला कि कैसा चल रहा है, 10 बजे थे, लाइट मतलब अंधेरा था, जाने का टाइम था, तो किस तरीके का इमोशन आपका उस समय ट्रिगर हुआ था या हुआ था? एक मैंने ये सोचा कि आप कितने ज्यादा केयरिंग हैं। केयरिंग, यस। केयरिंग से आपके क्या इमोशन आए? केयरिंग तो मेरे लिए बोला, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड आया कि ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट लेवल। सर हमारे साथ हैं, कि वो आए हमें चेकआउट करने के लिए, भाई सब चीज़ सही चल रही है, मशीनें ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो इनको बता देना, वो जो वर्कशॉप देखते थे। सो वो चीज़ें यादें हैं। ग्रैटिट्यूड एंड कहीं ना कहीं अफेक्शन है ना, उसी से अफेक्शन बना फिर। दैट इज इट। ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशन। यस सर, दैट्स इट। हैव ग्रैटिट्यूड गाइस, जो भी है ना आज, जितना भी है, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर इट। थैंकफुल रहिए भगवान को कि इतना है। आगे
और के लिए मेहनत करते रहिए, बट जितना है उसके लिए थैंकफुल रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए। और मैं ट्रूली दिल से आई फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, पार्ट ऑफ ग्रोथ हब। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक यू सर।